नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अगले 1 घंटे हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर, जहां पर न सिर्फ बाजार की चाल पर बातचीत होती है बल्कि आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए आपकी आर्थिक ज़िंदगी आप कैसे बिता रहे हैं और क्या क्या नुस्खे आपके लिए सही हो सकते हैं, इन सब पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। तो चलिए शो की भी शुरुआत करते हैं आज ऑन द शो के साथ। आज शो में डिविडेंड यील्ड फंड पर हम खास फोकस करने वाले हैं। बताएंगे आपको बारीकी से कि क्या होते हैं डिविडेंड यील्ड फंड और किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल होगी और आपको बताया जाएगा कि आपके लिए किस तरह आपके पूरे पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड फंड को जो है आपको शामिल करना चाहिए। जब भी बात होती है निवेश की, तो आपके निवेश से छोटे बड़े हर तरह के लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल गोल्स की बात होती है तो क्या म्यूचुअल फंड से सभी तरह के आर्थिक लक्ष्य को पूरा करना मुमकिन है? किस तरह की रणनीति आपको यहाँ पर अपनानी चाहिए और कैसे जो है आप हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, भले ही वो घर खरीदना हो या गाड़ी या आपको अपनी कोई पहली एसआईपी करनी हो किसी निवेश किसी म्यूचुअल फंड में। हम आपको बताएंगे पूरी रणनीति आज। और चलिए आपके सवालों के जवाब अगर आप भी हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल आपको जो है अपने सवाल आपको हमें व्हाट्सएप करने हैं 9619873567 पर। व्हाट्सएप करें अपने सवाल। और अगर आप चाहें तो हमें यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपको अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल देने हैं ताकि हमारे एक्सपर्ट्स को हम आपके सवाल भेज सकें और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग शो में करवा सकें। ओके, तो आज शो की शुरुआत होने वाली है डिविडेंड यील्ड फंड की चर्चा के साथ। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग तरह के फंड्स हम आपको इस शो पर बताते रहते हैं, उनकी बारीकियां आपको देते रहते हैं। तो हमारा खास सेगमेंट फंड का फंडा, जहां पर हम अलग अलग तरह के फंड्स लेकर आते हैं और आपको बताते हैं इन फंड्स की बारीकियां और ये किस तरह की कैटेगरी है। तो आज डिविडेंड यील्ड कैटेगरी पर हमारा फोकस है। किस तरह के निवेशकों को इस फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए, कमाई किस तरह से होती है, रिस्क क्या क्या है और कितना निवेश आपको इसमें करना चाहिए। एक फंड जिस पर चर्चा करेंगे और साथ ही एनालिसिस के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट होंगे। तो जहां तक फंड की बात है तो आज आईसीआईसीआई प्रू के डिविडेंड यील्ड फंड पे हम बात करेंगे और मितुल कालावाड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के। और हेमंत रुस्तगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सीईओ हैं वाइस इन्वेस्ट के। इनको भी इस चर्चा में हम जोड़ेंगे। और चलिए आप दोनों का स्वागत है। हेमंत जी, पहला सवाल तो हेमंत जी से मुझे लेना था लेकिन वो शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। मितुल, चलिए हेमंत जी आ गए हैं। हेमंत जी और मितुल, आप दोनों का स्वागत करती हूँ इस चर्चा में, क्योंकि मितुल से तो बहुत ही फंड स्पेसिफिक सवाल होंगे हेमंत जी, इसलिए शुरुआत आपसे करनी थी। क्या तीनों को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं? डायरेक्टर साहब, चर्चा में दोनों शामिल हैं, दोनों को आप स्क्रीन पर डालिएगा। मितुल के पास में आऊँगी लेकिन उससे पहले हेमंत आपके पास में आना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इस कैटेगरी को पहले समझें। डिविडेंड यील्ड कैटेगरी बीते दिनों बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हुई है और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नीश कैटेगरी है, बट हाँ कमाई का एक और ज़रिया है म्यूचुअल फंड के ज़रिए। कैसे समझाएंगे हेमंत सर आसान भाषा में? या कविता, देखिए अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड्स की बात करें तो ब्रॉडली अगर हमें उसको समझना हो कि ये कैटेगरी क्या है, तो ये बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। जैसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वैसी एक कैटेगरी है। फर्क है सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। यहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी जो प्रॉफिटेबल हो, जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो, जिनका कैश फ्लो काफी स्ट्रांग हो और जिनका एक डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड हो। और कोशिश रहती है उन कंपनीज को देखने की जिनका जो डिविडेंड यील्ड है वो जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है उससे ज्यादा रहे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि बाकी जो अलग कैटेगरीज होंगी डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में, इसको मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन, नॉट एज ए स्ट्रैटेजी बट एलोकेशन में, तो फ्लेक्सी कैप फंड मतलब 65% तक आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। और जो स्ट्रैटेजी
ऐसी है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका, जो मैंने फैक्टर्स बताया कि डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब बाय नेचर ये जो कंपनीज होती हैं डिविडेंड पेइंग कंपनीज, ये इनको आप इनके स्टॉक्स को और इनकी कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रहती है, बट वो जो रिटर्न देने का तरीका है वो अलग है बेसिकली। तो वो बजाय इसके जो ग्रोथ कंपनीज हैं जो पूरा पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं, यहाँ पे डिविडेंड पे करती हैं कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को, जो आप इस केस में फंड मैनेजर और फंड के पास आता है, और ग्रोथ का भी स्कोप रहता है। तो यहाँ पे दोनों चीज है बेसिकली, बट मेजोरिटी पैसा जो है उनमें इन्वेस्ट होता है जो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज है। अम, अब मुझे ये बताइए कि इन स्पेसिफिक, एक तो डिविडेंड की कमाई करने का तरीका हेमंत सर स्टॉक्स के जरिए भी होता है, ठीक है, जो बहुत सारे लोग अपनाते भी हैं, और लोगों के लिए बहुत बड़ा बैकअप इनकम के तौर पे डिविडेंड होता है। लोग अपनी रिटायरमेंट तक प्लान कर लेते हैं अच्छे डिविडेंड मिलने से, क्योंकि अच्छा खासा पंप इन करते हैं वो डायरेक्ट इक्विटी में, स्टॉक्स में, शेयर्स में। अब अगर आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करनी हो तो इस तरह के फंड्स कैसे आपके काम आ सकते हैं? जी देखिए कविता, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक थोड़ा सा मिस नॉर्मर है। जब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो बेसिकली हम उन फंड्स की बात नहीं कर रहे जो जो डिविडेंड दे रहे हैं। हम उन फंड्स की बात कर रहे हैं जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड ना होके, फुली ग्रोथ ओरिएंटेड ना होके, वैसी कंपनीज हैं जो कैश रिच है, जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी है, लेकिन वो अपना जो जो ग्रोथ है उसको शेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के साथ बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो जैसा मैंने पहले कहा कि बाय नेचर ये जो स्टॉक्स हैं ये कम वॉलेटाइल है। तो आप जब इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप अलग अलग कैटेगरीज देखते हैं आप, राइट, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। तो वहां पे आपकी कोशिश, अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आप विद इन इक्विटी, और मैं यहाँ पे रिलेटिव टर्म की बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि विद इन इक्विटी आप किसी ऐसी ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जो कम वॉलेटाइल हो, कम रिस्की हो, और मैं रिलेटिव टर्म की बात कर रहा हूँ, इक्विटी है ऑफकोर्स रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन रिलेटिव टर्म में रिस्क कम हो, तो फिर ये जो फंड है ये अच्छा है आपके लिए। चाहे आप नए निवेशक हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव हो, या आप पोस्ट रिटायरमेंट है, पोस्ट रिटायरमेंट भी अगर आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और या आपकी एलोकेशन जैसा आपने कहा विद इन इक्विटी आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वहां पे ये स्ट्रेटजी आ सकती है। बट ऑफ कोर्स ये सुटेबिलिटी आपको देखनी होगी कि आप अगर ऐसे निवेशक हैं, बहुत यंग निवेशक हैं, अगले 15 20 25 30 साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो फिर शायद आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह ना हो। बट अदरवाइज ऐसे सेगमेंट्स हैं निवेशकों के जहां पे ये पोर्टफोलियो जो है आपके, इवन इफ यू आर फॉलोइंग गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए और बातचीत करेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू के डिविडेंड यील्ड फंड पर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि मितुल हमारे साथ हैं तो बारीकी जानना चाहेंगे। फंड का बेंचमार्क ऑलमोस्ट निफ्टी 500 है, और फिलहाल जो टॉप सेक्टर्स हैं जहां पर इनका एक्सपोजर है, बैंक्स में लगभग 23.3%, जून 25 के आंकड़े हम दिखा रहे हैं मितुल स्क्रीन पर भी। बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, पावर, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑयल, ये कुछ काउंटर्स, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि एक्सपोजर है। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम ओवरवेट देखें इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर ऑटो 3.9%, पावर है, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, टेलीकॉम। अंडरवेट आप कह रहे हैं कि आप हैं इंटरनेट, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, सॉफ्टवेयर एंड बैंक्स एंड फाइनेंस। ये सब चीज़ें मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि दर्शकों को पता चले कि फंड का एक्सपोजर क्या है और फंड का पोर्टफोलियो क्या है। मितुल और बेहतरी से बता पाएंगे। मितुल बताइएगा, डिविडेंड यील्ड फंड है तो इस फंड का मकसद जो है दर्शकों को और निवेशकों को खास तौर से डिविडेंड की कमाई देना है। जो सेक्टर्स का आपने चुनाव कर रखा है यहाँ पर फिलहाल किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, और किस बिना पर आपने ओवरवेट और अंडरवेट की रणनीति भी यहाँ पर अपनाई है? जी, सबसे पहले तो ये जो फंड के, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी कि यह फंड के जो स्टाइल है सिलेक्ट करने की स्टॉक्स, उसमें डिविडेंड होना जरूरी है। ये फंड का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि डिविडेंड, बहुत बड़ी डिविडेंड आ जाए आपको। वैसे हमने हिस्टोरिकली एक एनालिसिस करके देखा था कि जहाँ पे बहुत हाई पेइंग डिविडेंड होती है कंपनीज और बहुत लो ग्रोथ हो जाती है जिनकी, उनमें एक्चुअली उनका बनाया हुआ पोर्टफोलियो हर मार्केट में बहुत अच्छा नहीं करता है। वो कुछ ही मार्केट में, जहाँ पे मार्केट में करेक्शंस आते हैं या फिर मार्केट साइडवेज होते हैं, तभी वो थोड़ा सा अच्छा करते हैं।
तो देन क्या हो जाता है कि ये ऐसे फंड्स फिर बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रह जाएंगे। तो हाउ टू मेक ये कोई भी फंड को हर मार्केट या हर 10 साल के इन्वेस्टर के लिए या कोई लंबा होराइजन के इन्वेस्टर जो है उनके लिए रेलेवेंट कैसे रखना, और उनके लिए कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट की जो नीड है उनको फुलफिल करना, उसके लिए कैसे रेलेवेंट रहना। तो हमने क्या किया कि हमने हमारी स्टाइल में थोड़ी सी चेंज रखी है। हमने हाईएस्ट ऑफ द डिविडेंड यील्ड नहीं स्टॉक सिलेक्ट करके हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट डिविडेंड यील्ड स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कौन सी कंपनी के डिविडेंड सस्टेनेबल है, कौन सी कंपनी के डिविडेंड्स में बढ़ाव आएगा, ग्रोथ आएगा। सो ऐसा करके हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसको रेगुलरली रिव्यू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग कैश फ्लो यील्ड वगैरह भी देखते हैं स्टॉक्स के, कि कैसे है ओवरऑल यील्ड इन दोनों को मिला के। सो जब ये करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा हायर और द हाईएस्ट यील्ड को नहीं टारगेट करता, वो कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन और एक यील्ड को टारगेट करता है, ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो जब भी मार्केट्स वॉलेटाइल हो या अर्निंग्स वॉलेटाइल हो। तो इन कंपनीज के जनरली अर्निंग्स इतने वॉलेटाइल नहीं रहते, तो थोड़े वॉलेटाइल टाइम में ठीक हो, बट एट द सेम टाइम आपको जो लंबे समय के होराइजन के इन्वेस्टमेंट नीड है उसको फुलफिल कर सके। क्या समझो, अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लंबा समय के 10 15 साल 20 साल तक इन्वेस्ट करके अपनी फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ा सकेंगे। तो उनके लिए ये फंड रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि ये फंड है कि जो लॉन्ग टर्म में एक कैपिटल अप्रिसिएशन को भी टारगेट करता है। यहाँ पे खाली एक जो तरीका है वो जो अलग है, वो स्ट्रैटेजी और अप्रोच में अलग है। ये बहुत ही दूसरे डाइवर्सिफाइड फंडों की तरह एकदम डाइवर्सिफाइड है, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप लिया जाता है। सो हमारे जो भी सेक्टर और स्टॉक सिलेक्शन है वो भी इसी स्ट्रैटेजी के अंतर्गत देखा जाता है कि तो कैसे समझा। हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। सो आज जो हमारे सेक्टर है जिनमें हम ओवरवेट है, जो आपने अभी स्क्रीन पे बताए थे, उन सब में हमने इन ये जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में उनकी अर्निंग्स को हमने रिलेटिवली स्टेबल देखा था, और एट द सेम टाइम इनकी कैश फ्लो यील्ड और बैलेंस शीट वगैरह जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये फ्रेमवर्क को करते हुए हमारे जो ओवरवेट स्टॉक्स थे वो आए थे। एक बैंक्स और फाइनेंस होता है कि जहाँ पे हाई यील्ड नहीं होते हैं, क्योंकि बैंक्स ऐसी बिजनेस है कि जहाँ पे हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट चलते रहती है। तो बैंक्स को हम लोग बॉटम अप बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं कि कहाँ पे है, बैंक्स को देखा जाता है। और बैंक्स और फाइनेंस में भी बहुत सारे सब सेक्टर है। तो ओवरऑल बेसिस पे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक पे ओवरवेट है, बट दूसरे जो सेगमेंट है फाइनेंस वाले पार्ट, वहां पे हमने ज्यादा निवेश नहीं किया है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन हाई है, थोड़ी सी यील्ड कम है। ने कहा कि यहाँ पर मॉडरेट यील्ड, मितुल, मॉडरेट यील्ड पर अगर आपका फोकस है और बाकी वेल डाइवर्सिफाइड फंड जैसा ही अगर इसका पोर्टफोलियो है, तो हम बाकियों में क्यों ना निवेश कर लें, आपके फंड में क्यों निवेश करें? बिकॉज इस तरह के फंड को पोर्टफोलियो में तभी आप शामिल करेंगे, एक तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया हो और बाकी आपके गोल्स अलाइंड हो, जो कि आप रेगुलर फंड के साथ भी करते ही हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सिद्धांत ही यही सिखाया जाता है कि आप इसको अपने गोल के साथ अलाइंड कीजिए और रिटर्न्स नहीं देखिए, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। अब उस बिना पे अगर मैं इस फंड को समझना चाहूं और अगर ये मॉडरेट यील्ड देता है, डिविडेंड्स पर कमाई देता है, तो हम बाकी में क्यों ना ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच रख सके जो बाकी डाइवर्सिफाइड है फंड और जहां पे हमें बेहतर रिटर्न भी मिल पाएगा? मितुल, देखिए, हर अलग अलग स्टाइल होती है। जैसे ग्रोथ स्टाइल होती है, एक वैल्यू स्टाइल होती है, एक क्वालिटी होती है, एक मोमेंटम होती है। तो ये सारी अलग अलग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है। वैसे यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है कि ये कोई हम कोई पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं जाके ये डिविडेंड यील्ड वाली एक स्टाइल को या अप्रोच को सिलेक्ट करें। उसका कारण ये है कि ये दो स्टाइल को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मिक्स करती है कि वैल्यू है और ग्रोथ है। सो ऐसा नहीं है कि प्योर वैल्यू है या नाइदर प्योर ग्रोथ है, ये दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करके ब्लेंड करके दोनों की इनकी स्टाइल है। क्या होता है कि मार्केट में कई बार वैल्यू सिर्फ वैल्यू फंड्स बहुत अच्छा करते हैं, कभी कुछ ग्रोथ फंड्स अच्छा करते हैं। तो जैसे लोगों को एक धारणा होती है कि हर स्टाइल हर मार्केट में अच्छा करती है, ऐसा नहीं होता है। स्टाइल्स भी मार्केट में कभी अच्छा करती है, कभी नहीं अच्छा करती है। वैल्यू स्टाइल है, काफी टाइम तक नहीं अच्छा करती है, फिर सडनली बहुत अच्छा करेगी। ग्रोथ स्टाइल है, उनका भी एक फेज होता है कि जब वो अच्छा नहीं करते। तो क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसा फंड सिलेक्ट किया जो पर्टिकुलर एक स्टाइल से ओरिएंटेड है, तो वो एक फेज में बहुत अच्छा करेगा, बट जब भी वो स्टाइल नहीं चल रही है तो वो फेज उनका बहुत खराब हो जाएगा। सो रेलेवेंट रहना, क्योंकि इन्वेस्टर की जो लॉन्जिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है
उसके जो टाइम होराइजन है उसमें अगर ओवरऑल पीरियड में अगर आपको उनकी इन्वेस्टमेंट नीड को रेलेवेंट तरीके से सेटिस्फाई करना है या उनको नीड फुलफिल करना है, तो आपको बेसिकली एक ऐसी ब्लेंड्स करनी पड़ेगी कि जहाँ पे स्टाइल्स रेलेवेंट रहे। ईटीएफ वगैरह जो है इसी क्यों कई बार ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कि ईटीएफ्स ने मार्केट्स या डायरेक्ट एक्टिव को हर्ट किया है। उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है क्योंकि एक स्टाइल बेस्ड अप्रोच जो होता है वो स्टाइल बेस्ड अप्रोच एक पॉइंट के बाद फेल हो जाता है और इन्वेस्टर्स को जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि कौन सा स्टाइल कब अच्छा करेगा। सो ये प्रॉब्लम होने के कारण अगर आपका कोई ऐसी स्टाइल है कि जहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल एग्नोस्टिक होने के कारण या मिक्सचर ऑफ स्टाइल हो तो वो रेलेवेंट रह जाएगा लंबे इन्वेस्टर्स के लिए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मेरे हिसाब से कि ये फंड इसीलिए रेलेवेंट रहेगा कि थोड़ा सा ब्लेंड ऑफ स्टाइल है और जैसे आपने कहा कि गोल मीट करने के लिए तो और एग्रेसिव एक ये जो अप्रोच है कि एग्रेसिव फंड हमेशा आपके गोल ज्यादा बेटर तरीके से मीट करते हैं, तो वैसा नहीं है। आप देखिए ये जो हमारा डिविडेंड यील्ड फंड है आज से 10 साल से ऑलमोस्ट इन एग्जिस्टेंस है। उसने ये 10 साल के पीरियड में जो एनएससी 500 है जिसको डाइवर्सिफाइड बोलो या फ्लेक्सी ओरिएंटेड जो इंडेक्स है उसको 10 साल के टाइम होराइजन पे उसके ऊपर अल्फा जनरेट करके दिया है, बीट किया हुआ है। सो आप अगर पोर्टफोलियो को जब भी एनालाइज करोगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड तो एक जो स्टाइल नाम से एग्रेसिव नहीं लगती है बट फिर भी उसने जो आउटपुट और आउटकम डिलीवर किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत लंबा जवाब हो काफी गया रेलेवेंट मितुल, है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हेमंत सर, अब सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि अपनी कैटेगरी का बेस्ट परफॉर्मर तो है ही ये फंड, अगर हम रिटर्न वाइज देखें, टैक्स इम्प्लीकेशंस कैसी हैं? क्योंकि अब अगर इन्वेस्टर को डिविडेंड मिलता है तो वो तो फिर टैक्स्ड होगा। हाँ जी कविता, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि ऑब्जेक्टिव फंड का ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड देना है, सिर्फ स्ट्रैटेजी ऐसी है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि जहां पे आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो, थोड़ी स्टेबल हो एज कंपेयर टू ग्रोथ। जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, देखिए जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये कैसे किसी भी जो दूसरी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, इक्विटी फंड है, उस कैटेगरी की फंड है, तो ऑब्वियसली जो भी टैक्सेशन इक्विटी के एप्लीकेबल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। ऑफ कोर्स बाकी फंड्स की तरह यहाँ पे भी अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड होगा और आपके जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस पर टैक्स होगा। वो तो पहला एस्पेक्ट है। उसके अलावा जो कैपिटल गेन है, तो जैसे जैसे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर विद इन 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जिसमें 20% आपको टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म जो है वो 12.5% के हिसाब से देना। तो टैक्सेशन जो है बिल्कुल वही है जो किसी और कैटेगरी के इक्विटी फंड में होता है। आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड फंड आपकी लिस्ट में कहां पर आता है और आप इसको कैसे आंकते हैं हेमंत सर? अगेन मैंने जैसा कहा शुरुआत में, मेरे हिसाब से जब आप इक्विटी फंड बनाते हो तो आप डिफरेंट फिलोसफीज को देखते हो। आप जैसे ग्रोथ को देखते हो, वैल्यू को देखते हो, वैसे डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज को भी देखते हो। जहां तक हमारा सवाल है, मेरा मेरा विचार ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हो और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो, तो जो ग्रोथ स्टॉक्स की और ग्रोथ ओरिएंटेड जो फिलोसफी है उसकी जो वॉलेटिलिटी है उसको काफी हद तक आप टैकल कर पाते हो अपने डिसिप्लिन तरीके के इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से उन निवेशकों के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर नहीं चाहते कि उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। एक बात और भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जस्ट बिकॉज आप किसी डिविडेंड यील्डिंग फंड में हो या डिविडेंड यील्ड फंड में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिस्क कम होगा। कितना प्रोपोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख का है और मैंने सिर्फ 2 लाख या 5 लाख वहां पे लगाया है तो फिर वो अपना पर्पज सर्व नहीं कर रहा। तो आई थिंक उसको शामिल करना और कितने प्रोपोर्शन में शामिल करना वो दोनों इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे लगता है कि जो रिटायरमेंट फेज में जो लोग हैं या जो उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं या वहां पहुंच चुके हैं और फिर भी जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उन इन्वेस्टर्स के लिए ये जो कैटेगरी है सूटेबल हो सकती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा जो ऐसा है जो ग्रोथ और वैल्यू स्ट्रेटेजी से थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। तो जगह हो सकती है, बट अगेन आई थिंक डिपेंड करता है आप कैसे निवेशक है, आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसे है। मितुल, मुझे बताइएगा फंड में जो स्ट्रैटेजी है वो क्या एक मल्टी कैप तहत स्ट्रैटेजी है? डाइवर्सिफाइड आपने कहा, लेकिन झुकाव मार्केट कैप का कहां पर ज्यादा है? आज जैसे पोर्टफोलियो देखें तो झुकाव जो है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। बट हिस्टोरिकली अगर आप 5 साल में लास्ट 5 साल में देखेंगे तो वैसा नहीं रहा है। कोविड के बाद जब भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते थे मिड कैप स्मॉल कैप में और जहाँ पे
उस समय पे यील्ड मिड कैप स्मॉल कैप की अच्छी दिख रही थी, तो हमारे ये फंड में तकरीबन 45-50% ऑफ द पोर्टफोलियो जो था वो मिड एंड स्मॉल कैप में था। आज जब भी वैल्यूएशन हाई है, मिड एंड स्मॉल कैप में यील्ड कम है, तो हमारा झुकाव थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। सो डाइवर्सिफाइड फंड है, इसको हम स्टैटिक नहीं रन करते हैं, इसको हम वैल्यूएशन के तौल पे रख के और ग्रोथ कैसी आ रही है उसके सामने तोलने के बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यू एलोकेशन रखना है। कभी कम करते हैं, कभी बढ़ाते भी है। अब जैसे कि मितुल हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है हमारे बाज़ारों के लिए। अब ऐसे में अगर पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने हो तो स्पेसिफिक अगर कुछ रडार पे हो आपके इस पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आगे रणनीति के लिहाज से जो आप अपनाना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो वो क्या होगा? देखिए, आगे का तो कहना मुश्किल है, बट आज जो हमारे पोर्टफोलियो में है बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स थे। जैसे आप ऑटो देखेंगे, वैसे कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स और भी पोर्टफोलियो में शामिल है। सो कंजम्पशन रिलेटिवली वैल्यूएशन वाइज सस्ता दिख रहा था, एक पॉइंट पे उनकी यील्ड बहुत अच्छी थी, तो हमारा एलोकेशन काफी बढ़ा हुआ था। अभी रिसेंटली जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद ये सब स्टॉक्स में काफी रैली आई है, तो टू सम एक्सटेंट वहां पे क्या है कि वहां से पोर्टफोलियो रिलेटिवली दूसरे सेक्टर्स में अगर देखें तो दूसरे सेक्टर्स की यील्ड अच्छी होती हुई दिख रही है। सो रिलेटिव यील्ड हम देखते हैं, ना कि जस्ट एब्सोल्यूट होता है, तो रिलेटिवली आज दूसरे सेक्टर की यील्ड बेहतर होते हुए दिख रही है। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से फंड तो समझ में आ गया है हमें और किन सूरतों में आपको शामिल करना चाहिए। एक सवाल हेमंत जी, उसके बाद चर्चा को समेटेंगे। मेरे पास अगर लार्ज मिड स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप्स के फंड हो हेमंत जी, तो मुझे इस तरह के फंड को कब अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए? बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन अगर आपको एक पर्पस है तो मेरे ख्याल से वो कुछ खास सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बिकॉज पोर्टफोलियो आपका ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है। तो मैं किन सूरतों में इसको ऐड करूं फिर अपने पोर्टफोलियो में? देखिए कविता, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो तीनों सेगमेंट जो है उनका रोल है आपके पोर्टफोलियो में। अब उसका प्रोपोर्शन कितना हो उसका हम अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कई बार हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जहाँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हो, जहाँ पे मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको रीअलाइन करना, रीबैलेंस करना, टाइमिंग करना। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में जाते हो, राइट, या फिर आप डिफरेंट कैटेगरी के फंड में जाते हो, लार्ज मिड या मल्टी कैप में जाते हो। विद इन कैटेगरी जैसे फ्लेक्सी कैप की अगर आप बात करें तो आप ऐसा फंड में देख सकते हो कि चलिए अगर मेरे पास दो फंड है मान लीजिए फ्लेक्सी कैप में, कि एक फंड हम ऐसा रखें जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में है और एक फंड ऐसा रखें जिसमें डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, वहां पे ग्रोथ पे भी फोकस होता है क्लियरली। तो आपके पास जो रिटर्न आता है वो कंपनी जो डिविडेंड देती है उसके थ्रू, और जो ग्रोथ वहां पे मिलती है उसके थ्रू। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो पैसा आप यूजुअली जो आप वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी या जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो डिफरेंट सेगमेंट में अक्रॉस सेगमेंट्स चेंज करने की, जैसे फ्लेक्सी कैप है, उसके मुकाबले में आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हो। आई थिंक वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पे इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमने इस पूरी कैटेगरी पर चर्चा कर ली। और मितुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपने फंड की बारीकियां हमारे साथ साझा की और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। लेकिन दर्शकों को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हम अब सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। और उस पर मैं जाऊं उससे पहले हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब में हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ऐसे में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो 9619873567 नंबर है, जहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। यूट्यूब पर भी अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो वहाँ भी कॉमेंट बॉक्स पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं, हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और हमारे साथ राहुल दर्शक भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राहुल, हाय, गुड इवनिंग। हेलो, हाय, गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम, आई एम फ्रॉम अमृतसर। ओके, पूछिए राहुल। मैम, मैंने कुछ अपना पोर्टफोलियो भेजा था। 15 साल में कमाने हैं आपको 3 करोड़ और 38,500 की आप अभी SIP कर रहे हैं 8 फंड में। और आप स्टेप अप भी करेंगे। मेरा ही लार्ज एंड मिड कैप था, HDFC स्मॉल कैप, मेरा ही स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरा ही मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, एक्सप्रेसिस फोकस फंड। जी, ओके।
चलिए, तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में आपने फंड्स तो काफ़ी सारे डाल रखे हैं राहुल। कब से है ये पोर्टफोलियो आपका और अभी आपकी करंट वैल्यू क्या होगी पोर्टफोलियो की? मैम अभी करंट है 11 लाख। कब से निवेश कर रहे हैं? मैम मैं स्टार्टिंग में निवेश करता था पहले, तो मैं उसमें SIP मेरी 8500 की चलती थी सिंस 2020। तो ये लेटेस्ट मैंने अभी ऐड किया मैम, ये बाकी SIP। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं राहुल क्या करना चाहिए। हेमंत जी, फंड्स थोड़े से कम हो सकते हैं इनके पोर्टफोलियो में? जी कविता, बिल्कुल कम हो सकते हैं। अब देखिए, इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है SIP का वो 38,500 है। 15 साल का समय इनके पास, तो ऑब्वियसली ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो बनाया उन्होंने, जो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना लंबा समय आपके पास और आप अगर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है वो। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी आई थिंक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बट 8 फंड्स हैं, डेफिनेटली उसमें कंसोलिडेट करने की जरूरत भी है उनको। और मुझे लगता है कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनमें उसी कैटेगरी में इनको अगर बेटर फंड मिलेंगे तो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी इंप्रूव होगा। तो पहले पहले इनके मैं टारगेट की बात करता हूँ। तो अगर बेसिकली जो करंट इन्वेस्टमेंट है उससे तो इनका टारगेट पूरा नहीं होगा, उनको स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल 8% से। अगर 7 या 8% भी करें तो मेरे हिसाब से अगर वो अपने प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के 15 साल तक अगर कंटिन्यू करते रहे तो यहाँ पे मैं अगर 11 लाख का जो इनका पोर्टफोलियो अभी है वो भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो करीब करीब 8% से इनको अपनी SIP को बढ़ाना होगा। तो पहली बात तो इनको कोशिश ये करनी है कि एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, इंश्योर करें, क्योंकि उसका फायदा भी है इनको। इनफैक्ट फायदा ये होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एज ए डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। तो आई थिंक बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी होगी। फंड में मुझे लगता है जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें 2 फंड्स रख सकते हैं अपने पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और कोटक मल्टी कैप। बट हम क्योंकि फंड कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बदलेंगे। तो इन दोनों फंड्स में वो 8,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 3 फंड ये और रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 फंड जो है इनके पोर्टफोलियो में कम हो जाए यहाँ पे। एक इन्वेस्को स्मॉल कैप जिसमें वो 8,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, HDFC का फ्लेक्सी कैप जिसमें 8,000, और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ICICI लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जिसमें आप 6,500 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के ये 5 फंड्स होंगे जिनमें आपकी इन्वेस्टमेंट 38,500 जो आप SIP से कर रहे हो इन फंड में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो बेहतर करेगा और कंसोलिडेट होगा, जिससे इनको मॉनिटरिंग करने में भी आसानी होगी। ओके, तो कुल मिला के आपको जो है अपना निवेश बढ़ाना है। आई थिंक राहुल आपको ये बात पता ही है। और लार्ज एंड मिड कैप ICICI प्रू का 6,500 रुपये निवेश करने की सलाह। इन्वेस्को स्मॉल कैप में भी 8,000 रुपये आप डाल सकते हैं। और ओके, और कुछ आपको सवाल पूछना है? लार्ज एंड मिड कैप फंड और वो जो मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसको एग्जिट करना है? हाँ, वो फिलहाल क्या कहेंगे हेमंत जी आप? जैसे मैंने कहा कि 2 फंड है इनके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से जो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, सिर्फ अमाउंट वहां पे बढ़ाना है उनको 8,000, और कोटक मल्टी कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें 8,000 इनको अपना अमाउंट बढ़ाना है। क्योंकि हम बाकी कुछ फंड्स में SIP बंद करने की रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा रीअलोकेट करने की जरूरत है। और जो SIP बंद करनी है वो बंद करके निकाल भी देनी है और निकाल के रीएलोकेट करनी है? नहीं, वो बिल्कुल ओवर ए लॉन्गर पीरियड अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से निकाल रहे हैं तो आपको निकालना ही चाहिए उसको। बट जरूरी नहीं कि आपको इमीडिएटली पहले साल में ही करना है, आप उसको थोड़ा फेज मैनर में भी कर सकते हो। बट इवेंचुअली जिस फंड में आप कंटिन्यू कर रहे हो SIP वहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। राइट राहुल, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। सौरभ यादव मेरे साथ फोन लाइन पे अब जुड़ गए हैं। सौरभ, हाय, गुड इवनिंग। हाय मैम, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं मैम जौनपुर UP से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, क्या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है या मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? ओके, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है मैम, इसमें 7,000 है। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। हेलो, मल्टी कैप की जानकारी हमारे पास नहीं है। हाँ मैम, मैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप में कितना निवेश कर रहे हो? 6,500। ओके, एडलवाइज मिड कैप है तो वहाँ 5,500 है। एडलवाइज का मिड कैप भी है? 2,000।
एक सेकेंड सौरभ, तुम्हारे आपके जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें हमारे पास केवल 3 फंड के नाम है। फ्लेक्सी कैप पराग पारिक का, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट है और बंधन का स्मॉल कैप है। अब आपने मुझे कहा कि कुछ और ऐड किए हैं, एक तो आपने निपॉन का मल्टी कैप ऐड किया है। हाँ मैम, मैंने दरअसल जो निपॉन आईसीआईसीआई मल्टी एसेट था उसको डिसकंटिन्यू करके मैंने निपॉन इंडिया का मल्टी कैप ऐड किया है। ठीक है, तो आपने तो पैसे उसमें से निकाले नहीं है, बस निवेश रोका है। हाँ मैम, मैंने उसको स्टॉप मतलब रोक दिया है, पैसे नहीं निकाले हैं। तो अभी आपने निपॉन इंडिया का मल्टी कैप डाला है 6,500 रुपए उसमें, है ना? जी मैम। और ईडलवाइज का मिड कैप है। ईडलवाइज का मिड कैप, अभी ये आपने कोई बंद किया है स्कीम? फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप ने क्या अलग से शुरू किया है? नहीं मैम, मैंने कोई स्कीम बंद नहीं किया हुआ, मैंने होल्ड कर रखा है उसे। बंधन स्मॉल कैप है? बंधन स्मॉल कैप है मैम, 2000 कर दिया है मैंने, पहले उसमें 3000 था, उसमें कम कर दिया है। अच्छा, हाँ मैंने उसमें कम कर दिया है। और एडलवाइज मिड कैप में पहले 6000 था, अभी मैंने उसमें 500 कम करके 5500 कर दिया है। ओके। और निपॉन इंडिया मल्टी कैप जो है उसमें 6500 है और पराग पारिक में मैंने 7000 कर दिया है मैम। ओके, अभी कुल मिला के एसआईपी कितने की जा रही है? 21,000 की मैम। ठीक है, ओके। 21,000। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। 15 साल के बाद पढ़ाई के लिए 1.5 करोड़ चाहिए। जी मैम। क्या पढ़ने का इरादा है? हाँ मैम, क्या पढ़ने का इरादा है? मैंने बच्चों की पढ़ाई का है मैम। ओह अच्छा, आपकी उम्र केवल 25 साल की है, लेकिन आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 33 साल है, 35 साल है, मुझे जो है कंटिन्यू करना है एसआईपी। ओके ओके, 25 इयर्स के लिए आपको जो है अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है। गॉट इट। ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा इन्फ्लेशन काउंटिंग करना होगा। बच्चों की शादी के लिए 20 साल के बाद भी चाहिए 1.5 करोड़ और खुद के रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 7 करोड़। मैम मेरा एनपीएस भी कटता है, 15,000 पर मंथ है, इसमें 35 करोड़ मेरा कॉर्पस हो चुका है। ठीक है सौरभ, कुछ डिटेल्स चेंजेस हुए हैं डिटेल्स में, बट आई होप हेमंत जी कुछ और क्लैरिटी आपको चाहिए? कुछ बदलाव है इनके इन्वेस्टमेंट्स में? नहीं कविता, आई थिंक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें 20,000 के एसआईपी थी, शायद अभी 21 हो गया, राइट? हाँ, कुछ फंड्स के नाम बदले हैं। पहले 11,000 रुपए ये फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे, अभी उन्होंने कुछ पैसा जो है उसका वो निपॉन मल्टी कैप में लगा दिया और एक जो मल्टी एसेट फंड था उसको भी चेंज किया। आई थिंक ओवरऑल अभी जो इन्होंने चेंज भी किया वो आई थिंक बिल्कुल सही है उनके पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, उसको उन्होंने कोशिश की कम करके मल्टी कैप करने के लिए। दो मल्टी कैप है इनके पास अभी, तो थोड़ा सा ओवरलैप हो सकता है, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से इनका जो कंसिडरेशन है अभी जितना लंबा समय है इनके पास, उसके हिसाब से अभी जो इनका पोर्टफोलियो बना है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर मैं इनके गोल्स की बात करूं, जैसा आपने कहा कि 3 गोल्स हैं इनके पास। बच्चों की एजुकेशन का गोल है, इसका मैरिज का गोल है 15 साल 20 साल का, और उनकी रिटायरमेंट का खुद का शायद इन्होंने कहा कि 30 साल का समय है इनके पास। बट अगर ये 60 में रिटायर होना तो करीब 27 साल के करीब इनके पास समय है अभी यहाँ से। तो देखिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अभी, उसके सामने अगर मैं देखूं कितनी रिक्वायरमेंट है इनकी, तो पहला जो गोल है बच्चों के एजुकेशन के लिए, और क्योंकि इन्होंने कहा कि 5% से वो स्टेप अप भी करेंगे, पहले गोल के लिए इनको 24,000 इन्वेस्ट करना है प्लस 5% स्टेप अप। दूसरा जो गोल है बच्चों की एजुकेशन मैरिज के लिए जो उन्होंने अपना टारगेट बनाया है, वहां पे करीब 11,000 का इन्वेस्टमेंट करना है उनको, और 5% का स्टेप अप में मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। तो कुल मिला के 35,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। 21,000 की इन्वेस्टमेंट वो ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 1,000 की एसआईपी उन्होंने बढ़ाई है, बट इनको अब ऑब्वियसली एक थोड़ा सा कोशिश करनी होगी कि अगर वो अपने पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है उसको 8 से या 10% से बढ़ा सकें, तो मुझे लगता है वो अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इनका जो रिटायरमेंट का जो गोल है, देखिए वहां पे उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो एनपीएस में है। 50,000 पर मंथ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। 37 लाख का कॉर्पस उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है। तो अगर मैं वहां पे इवन 10% का भी रिटर्न मान के चलता हूँ, और ये अपनी अगर पूरा पीरियड ये अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तो करीब 10 से 11 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। जबकि उनकी खुद का जो गोल उन्होंने बनाया है, टारगेट है, वो 7 करोड़ का है। ऑब्वियसली ये टारगेट जब बनते हैं तो क्योंकि इतना लंबा समय है, तो हमें समय समय पे वो टारगेट को थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्कोप है इनके पास कि एनपीएस के द्वारा
ये अपना पोर्टफोलियो जो है बना पाएंगे। लेकिन एक ही ध्यान रखना है वहां पे, अनलेस उसमें कुछ चेंजेस हो आगे जाके, कि उसका जो 40% पैसा उनको नहीं मिलेगा, उस पर उनको एन्युटी लेनी होगी। तो ये एक चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसा मैंने कहा, फंड्स ओवरऑल ठीक है, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। दो तरीके हैं, या तो आप 14,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए एक साथ, या फिर आप जो जो हर साल स्टेप अप कर रहे हैं उसको बढ़ा के 8-9% या 10% तक करें। तो मुझे लगता है कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपके पास स्कोप होगा कि अगर आपको ज्यादा पैसे की भी जरूरत पड़े तो अपने आप पोर्टफोलियो से बना पाएंगे। सवाल आपका जवाब मिल गया। कुछ क्लैरिटी की और ज़रूरत है, आप पूछ सकते हैं सवाल हेमंत सर से। जी मैम, मैं इसको स्टेप अप करूंगा और मैं अगले ईयर से मैं एसआईपी को 10,000 और इसको 30,000 करूंगा मैम। गुड, ठीक है, और परफेक्ट। इसके बाद भी मैं स्टेप अप करूंगा और मेरा गोल अचीव हो जाएगा ना मैम? निवेश फंड मेरे बढ़ाई। सही है ना मैम? कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है? नहीं। या कुछ ऐड करना हो तो अच्छे फंड? फिलहाल तो आपके फंड्स अच्छे ही हैं और जो बदलाव आपने किए हैं वो भी काफ़ी सही हैं। बस निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा जब भी हो सके, और 6 महीने बाद वापस रिव्यू कीजिएगा अपने फंड्स को। मेरी अगली जनवरी को पेमेंट बढ़ने वाली है मैम, तो मैं उसमें से मैं इसको 30,000 कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल, डिवाइड कर और दीजिए उस मैम, पैसे को। मल्टी कैप मेरे में एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप। सर ने बोला 2 मल्टी कैप है। एक ही मल्टी कैप है ना निपॉन का? जी जी, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जी, तो ठीक है, फंड्स तो अच्छे हैं आपके। इन्हीं में ही अपनी बढ़ी हुई राशि को डिवाइड कर लीजिएगा। ओके मैम। इसी All में the मैम, best. किसमें, या पराग पारिक या सभी में बराबर बराबर? सभी में बराबर बराबर भी कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। चलिए, दीपू सिंह साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैडम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके, 8,000 की एसआईपी कर रहे हैं? मैडम मैं जस्ट ये पहला एसआईपी अगस्त में कटा है, मैं हाँ। किए हूँ, ठीक है मैडम? हाँ, ओके। अभी मुझे कंटिन्यू 10 साल करना चाहता हूँ और उसके बाद मुझे इसको 15 साल के बाद रिडम्पशन करना है लड़की की शादी के लिए। अच्छा, तो आपके तो फंड्स अभी शुरू किया है अगस्त से, मतलब इस महीने बस की? ये फर्स्ट एसआईपी कटा है हुआ है अरे, मैडम। चलिए, ओके। तो निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है आपके पास। इज दैट राइट? जी जी Okay. मैडम। 15 मैं मैडम एक मल्टी कैप भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं निपॉन सोच के रखा था, लेकिन मैं एक्चुअली में मैं आपको प्रोग्राम देखते रहता हूँ, तो उसमें वो बोला था कि एक फंड का 2 फंड लेने से तो प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं चार्ट ही किया हूँ, कंफर्म हो करूंगा कि फंड। ठीक है, 15 साल तक आप करेंगे। आपने वैसे यहाँ पे अवधि मुझे 10 साल की दे रखी है। 15 नहीं, साल 10 साल तक मैं करूंगा और 15 साल के बाद वो पैसा लड़की की शादी के लिए निकालूंगा। कितना चाहिए इकट्ठा करना है बेटी की शादी के लिए? मैडम 15 से 20 लाख हो जाए तो ठीक है। ठीक है, 15 से 20 लाख हो जाए तो ठीक है। चलिए ठीक है, आपके फंड्स की डिटेल्स हमारे पास है। आपको और एक मल्टी कैप जोड़ना है या नहीं, ये भी पूछवा लेते हैं। हेमंत सर, रेकमेंड क्या करेंगे? फंड्स तो सभी अपने आप में अच्छे हैं जो इन्होंने डाल रखे हैं पोर्टफोलियो में। कविता, आई थिंक काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया उन्होंने, बोथ इन टर्म्स ऑफ जो कैटेगरी उन्होंने चुनी और जो फंड्स उन्होंने चुने हैं। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आई थिंक कैटेगरीज और फंड्स विद इन कैटेगरी काफी अच्छी सिलेक्शन है इनकी। डेफिनेटली अगर वो चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, देखिए, जब आप डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो अलग अलग तरीके हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, एक लार्ज कैप फंड लिया, एक मिड कैप फंड लिया, एक स्मॉल कैप फंड लिया है। अब उसमें थोड़ा सा रीअलाइनमेंट करना, रीबैलेंसिंग करना इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको पता नहीं किस समय पे करना है। हर बार जब आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ टैक्सेशन लगेगा। तो 2 अच्छी कैटेगरीज हैं, एक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप में लेकिन हम देखें तो ज्यादा पैसा जो है, झुकाव जो है, वो हमेशा लार्ज कैप पे होता है। पराग पारिक में थोड़ा पैसा यूएस मार्केट में भी जाएगा। तो एक मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो तीनों सेगमेंट में एटलीस्ट मिनिमम 25% उनको इन्वेस्ट करना ही है फंड मैनेजर को। तो ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है। जैसा इन्होंने कहा, एक्सेस मल्टी कैप चाहे तो वो कर ले, या फिर कोटक मल्टी कैप भी काफी अच्छा फंड है उस कैटेगरी का, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और जहां तक इन्होंने कहा निपॉन मल्टी कैप, वो भी एक काफी अच्छा फंड है। एक फंड हाउस के 2 फंड रखने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है कि अगर आपके पास 5 फंड है, उसमें से 4 या पांचों के पांचों फंड या 3 फंड जो है आपने रखे, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बट आई थिंक अगर
2 फंड रखें किसी भी फंड हाउस से तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट तीनों के तीनों फंड जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तीनों अच्छे हैं, उनमें से कोई भी आप चाहें अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। और इनका जो टारगेट है 15 लाख का वो आराम से पूरा होगा अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 साल रखें और 10 साल करें और 5 साल अगर और रखें आगे जाके तो डेफिनेटली इनका टारगेट पूरा होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपू जी, खुशखबरी ये है फंड्स अच्छे हैं, टारगेट भी पूरा होगा। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं हेमंत जी से? मुझे मल्टी कैप करना है तो मैं कोटक में करूं कि निपॉन में करूं, जो मुझे कंफ्यूजन हो। हेमंत सर? मेरे हिसाब से कोटक में कर लीजिए आप, आई थिंक अच्छा फंड है। और कहीं ना कहीं हम कोशिश अगर ये कर रहे हैं कि थोड़ा ओवरलैप बाकी फंड से ना हो तो आई थिंक वो एक अच्छा एडिशन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ऑल द बेस्ट दीपू जी। और हम भी एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर देते हैं, अपना पोर्टफोलियो भेजिएगा, कहाँ कहाँ अब तक निवेश किया हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि यूट्यूब पर भी हम लाइव हैं, शो भी देख सकते हैं, पुराने शोज भी देख सकते हैं। किसी भी दर्शक का जिनका सवाल शो में शामिल किया हुआ है, आप जवाब नहीं समझ पाए हैं तो आप ये शो को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और सलाह एक बार फिर से सुन सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल दीजिए अगर आपको यूट्यूब से कोई सवाल पूछवाना है तो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ब्रेक। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। हर खास खबर पर विशेष पकड़, नजरिया जो भीड़ से रखे अलग। देश के बड़े मुद्दे हों या दुनिया जहान पर नजर, बिजनेस, राजनीति, स्पोर्ट्स या फिर फिटनेस, आपकी भाषा में आपके काम की खबर। ये जो तैयारी है भारत के लिए, कंप्लीट रिसर्च, दमदार पैनल और असरदार एनालिसिस। स्वदेश विशेष, सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ ET नाउ स्वदेश पर। बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाहत है। ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड्स दिन भर। ET नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। और सप्लाई ने ऑर्डर शिप कर दिया? हाँ, बस अब पेमेंट्स करने हैं। पेमेंट्स के लिए SBI योनो बिजनेस इंस्टेंट है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस, टैक्स पेमेंट्स 24/7 365 डेज फट फट फट। सबको पता है SBI योनो बिजनेस फास्ट है, सबको पता है। पता बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। लिविंग रूम में तो जैसे हाथी घोड़े दौड़ेंगे, कोई बचपन जब मेहमान हमारा होगा। पता बदलने का ख्याल अपने साथ हमेशा जिंदगी बदलने की उम्मीद लिए आता है। मैजिक ब्रिक्स, पता बदलो, लाइफ बदलो। Every single day, someone doesn't make it back home because someone else broke the rules. Some habits are hard to break until you put brakes on them. They are potential death sentence. It's time to break the habit. Follow traffic rules and drive responsibly. Safety is not optional, it is essential. Times Drive, break the habit. A Times Now road safety initiative. NPS वात्सल्य, ये किसने दिया? ये हमने दिया है। सभी चाहते हैं अपने बच्चों की आज की नहीं, कल की जरूरतों को भी पूरा करें। इसीलिए हमने चुना है NPS वात्सल्य, जो सालाना 1000 रुपए के निवेश से भी शुरू हो जाता है। NPS वात्सल्य आप 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ले सकते हैं, जो 18 वर्ष बाद खुद ही NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ, हर उम्र के लिए NPS जरूरी है।
वेलकम बैक और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे एक बार फिर से फ्लैश करवा देती हूँ क्योंकि बहुत दर्शकों से मिस हो जाता है नोट डाउन करना। 9619873567 हमारा नंबर है जहाँ पर अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया पे खासतौर से यूट्यूब पर फॉलो करते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डाल सकते हैं। शो भी आप लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये वाला शो भी और पुराने सभी शोज़ आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के। हम आगे बढ़ते हैं। हेमंत रस्तोगी हमारे आज के मेहमान हैं जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और सुनील कनौजिया साहब फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ भी गए हैं। सुनील साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, 20,000 की SIP कर रहे हैं, 4 फंड्स में 20,000 रुपये और आपका निवेश करने का प्लान है। पोर्टफोलियो पर रिव्यू चाहते हैं, बताइए। बंधन का स्मॉल कैप है, टाटा का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप है पराग पारेख का। जी कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है? मैम मैंने अभी सिर्फ 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। Okay. अभी करंटली कुछ खास वैल्यू नहीं है, बट अभी 20,000 की सिप जा रही है और मैं 20,000 और ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, फंड्स तो कनौजिया जी आपके अच्छे ही हैं बट एक बार चेक ले लेते हैं। और 20,000 भी अगर आपको निवेश करना है तो वो भी किन फंड्स में डालना चाहिए, ये भी एक सवाल होगा जो हम पूछवा लेते हैं। चलिए ठीक है, हेमंत सर क्या कहेंगे? जी देखिए कविता, अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है, जैसा उन्होंने कहा 20,000 की इन्वेस्टमेंट है और ऐड करना है उनको 20,000, तो कुल मिला के करीब 40,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। अभी जो इनका पोर्टफोलियो देखिए उसके अंदर 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। और क्योंकि 20,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो वो भी बताना है कि किस किस तरीके से इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो पहली बात तो 15 साल का समय है। ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यू करते हैं 12% का रिटर्न अगर हम मान के चलें तो करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस ये अपने टाइम होराइजन कंप्लीशन के बाद बना पाएंगे। ऑब्वियसली आगे जाके इनके पास और भी स्कोप है क्योंकि लंबा समय है 15 साल का। कोशिश कीजिए अगर आप उसको स्टेप अप कर सके तो और बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर हम फंड्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग फंड्स में 3 फंड आप रखिए अपने साथ, बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। इन तीनों फंड्स के अंदर आप 10-10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। और चौथा फंड जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मिड कैप कैटेगरी जो मिसिंग है, वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रख सकते हैं। तो 4 फंड होंगे आपके पास। उन चारों में, और जैसा इन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है, तो ये उन्हीं फंड 3 फंड्स के अंदर पैसा ऐड करें। और अभी जो फंड हम ऐड करने को कह रहे हैं, अगर वो करते हैं तो उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें। तो 4 फंड्स होंगे कुल मिला के, चारों में 10,000 ईच इन्वेस्टमेंट होगी। जिस तरीके का पोर्टफोलियो वेल बैलेंस बनना चाहिए तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर के लिए, वो बनेगा। और चारों के चारों जो फंड्स हैं हाई क्वालिटी फंड है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। बट कोशिश करें, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर हो सके तो, हालांकि आप 20,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट करके आप ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं, और इनफैक्ट डबल ही कर रहे हैं, फिर भी कोशिश कीजिए आगे जाके अगर आप स्टेप अप कर सके तो बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीअलाइन कीजिए। मुझे लगता है बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है आपको ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। सुनील, कुछ और पूछना है आपको? मैं ये जानना चाहूंगा कि जियो ब्लैकरॉक का जो अभी मिड कैप आया है, क्या वो एक अच्छा ऑप्शन होगा अगर उसके अंदर में करना चाहें तो? हेमंत सर? कविता, मैं नाम नहीं सुन पाया फंड का। ब्लैक रॉक। देखिए अगेन, देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप एक प्लेन वनीला कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो और जब तक उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बने, तो आप डेफिनेटली इंतजार कर सकते हो देखने के लिए कि किस तरह का पोर्टफोलियो बनेगा, कैसा बनेगा। पैसिव फंड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पैसिव फंड में तो आप चाहे नए में जाए पुराने में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप किसी एक्टिवली मैनेज फंड में जाना चाहो कभी भी, तो कोशिश कीजिए कि उन फंड्स में जाए जिनका एक एग्जिस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पास्ट में उन्होंने डिफरेंट मार्केट साइकिल में किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया, किस तरह का रिटर्न दिया। बट अगर पैसिव फंड की बात कर रहे हैं तो फिर जैसा मैंने कहा कि किसी भी फंड में जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली उनको एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ही ट्रैक करना है। राइट सुनील, ऑल द बेस्ट। आपको जवाब मिल गया है। अगर नहीं सुन पाए हैं तो ये शो हमारा यूट्यूब पर भी अपलोड होता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगला सवाल आयुष का लेते हैं। आयुष, हाय, गुड इवनिंग। चलिए, यूट्यूब के ज़रिए आयुष का सवाल है ये। 1 CR इनका गोल है, 15 साल तक इनकी ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट होराइजन की, एंड 24,500 की SIP कर रहे हैं। 8 फंड्स हैं इनके पास पोर्टफोलियो में। फंड्स के नाम नहीं लूँगी, हेमंत सर आपके पास होंगे फंड्स के नाम, बताइएगा क्या रिकमेंडेशन है?
देखिए कविता, यहाँ पे 15 साल का टाइम होराइजन है, गोल इनका एक करोड़ रुपए का, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 26,500। अगर हम देखें उसको, अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1,30,00,000 का कॉर्पस बनेगा। यहाँ पे हमने 12% की रिटर्न को एज्यूम करके चल रहे हैं। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट ये होगा कि वो बिना किसी रुकावट के अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। इनके जो फंड्स है, मैं देख पा रहा हूँ कि एक ELSS फंड है उनके पास। तो ELSS फंड में मैं कहूंगा कि सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। जस्ट बिकॉज अगर आपको लगता है कि भाई, कभी कभी हमें लगता है कि 3 साल का लॉक इन है तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर ऐसा है तो मत कीजिए। बट अगर हाँ आपको जरूरत है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कंटिन्यू कीजिए। बाकी जो है मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है। मेरे हिसाब से आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में HDFC फ्लेक्सी कैप रखिए, जहाँ पे आप 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप 6,000 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जहाँ पे 5,500। तो इस तरीके से 4 फंड्स होंगे आपके पास आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। चलिए, आयुष फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि उन्होंने सलाह समझ ली होगी। हम आगे बढ़ते हैं और आनंद का भी सवाल लेते हैं, ये भी यूट्यूब के ज़रिए है। 10 CR 22 साल में और 37,200 की SIP कर रहे हैं। 11 फंड है ये कह रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में, और फंड्स भी काफ़ी सारे हैं, उसी का रिव्यू करवाना चाहते हैं ये। और मेरे ख्याल से और जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कम ही करने पड़ेंगे। हेमंत सर, क्या कहेंगे आप? जी कविता, बिल्कुल आई थिंक कंसोलिडेशन की जरूरत है पोर्टफोलियो में। इनका जो गोल है वो 10 करोड़ का है। अगर जो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं अभी 22 साल, तो करीब 3.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। जाहिर सी बात है इनको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना, और सही तरीका होगा कि अगर ये हर साल अपनी SIP को स्टेप अप कर सकें एटलीस्ट 10% से, तब जाके वो अपने गोल के नजदीक पहुंच पाएंगे। जहां तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है कंसोलिडेट करने की जरूरत है। तो फंड्स अच्छे हैं फॉर्चुनेटली, उन्हीं को आप रिटेन कीजिए, जैसे बंधन स्मॉल कैप, HDFC मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, SBI कॉन्ट्रा और ICICI प्रू लार्ज कैप। ये 5 फंड्स हैं जहां पे आप 6,000 हर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक फंड मैं चाहूंगा आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आप ऐड कीजिए, जो इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड हो सकता है, जिसमें आप 7,200 इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि आपके फंड्स कम हो, जो अच्छे वाले फंड्स हैं उसमें हमने कोशिश की है कि रीएलोकेट करें अमाउंट, ताकि सही तरीके से जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली ये बदलाव है, अगर आप कंसीडर करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करेगा। और जैसा मैंने कहा, बहुत जरूरी है कि आप अपनी SIP को स्टेप अप करें एटलीस्ट 10% से, अगर आप अपने लक्ष्य के नजदीक तक पहुंचना चाहते हो। एक और आखिरी सवाल लेंगे यहाँ पर मैनेजर सिंह साहब का। 66,000 की इनकी SIP चल रही है, फंड्स 11 है, 7 करोड़ का लक्ष्य है 25 साल में। हेमंत सर, अगेन फंड्स बहुत सारे हैं और लक्ष्य भी इनका काफ़ी बड़ा है। कब से कर रहे हैं मुझे नहीं पता, करंट वैल्यू क्या है पोर्टफोलियो की उसकी जानकारी नहीं है, बट 7 CR इनका लक्ष्य गोल है जो डिसाइड किया है। कविता, देखिए आई थिंक जहां तक लक्ष्य का सवाल है वो पूरा हो जाएगा अगर ये अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से 12% का रिटर्न मान के चले तो 11-11.5 करोड़ का कॉर्पस बनना चाहिए। बट यहाँ पे फंड में ओवरलैप बहुत है कैटेगरीज में। आप देखिए 3 स्मॉल कैप फंड है, 3 मिड कैप फंड है, 3 फ्लेक्सी कैप फंड है, तो जाहिर सी बात है ओवरलैप है, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं हम। तो देखिए कुछ फंड्स हैं जो जैसे मैंने कहा वो रखेंगे, अपने कंटिन्यू करेंगे। बंधन स्मॉल कैप में 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, और फिर 2 फंड ऐड करेंगे बेसिकली, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड और कोटक मल्टी कैप, जहां पे 9,000 इन्वेस्ट करेंगे 2 फंड्स के अंदर। तो ये कुल मिला के 4 फंड हुए। और बाकी फ्लेक्सी कैप में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रख सकते हो, HDFC फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में 2 कैटेगरी 2 फंड रखें, ओवरलैप बहुत ज्यादा नहीं है इन फंड्स के अंदर, तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। SBI कॉन्ट्रा में 6,000 और इन्वेस्ट को फोकस में 8,000। तो इनके एग्जिस्टिंग फंड को भी रखा है, 2 हमने नए फंड यहाँ पे ऐड किए हैं। कोशिश किया है कि अमाउंट को थोड़ा सा रीअलाइन करें, रीबैलेंस करें, ताकि ये जो पोर्टफोलियो है इसमें इसको ये थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सके। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि ये इन फैक्टर्स को कंसिडर करें और कोशिश करें कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ से थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना शुरू करें। हेमंत सर, एक आखिरी सवाल शो पे लेंगे निशांत का। और 31,000 SIP, 2 CR का इनका गोल है, 6 फंड्स और 20 इयर्स का टाइम होराइजन है। SBI के बहुत सारे फंड है पोर्टफोलियो में, लगभग 4 फंड SBI के हैं। जी 20 साल का समय कविता, यहाँ पे 2 करोड़ का टारगेट है। अगर ये कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक 31,000, तो आई थिंक टारगेट आराम से पूरा होगा। 12% की रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 3 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, 4 फंड SBI के हैं, एक हाइब्रिड फंड है जो ऑब्वियसली 20 साल के लिए सूटेबल नहीं है,
और एक इन्होंने लार्ज कैप फंड रखा है एपीएसएल फ्रंटलाइन, जिसमें सिर्फ 1000 की इन्वेस्टमेंट है। तो किसी तरीके से भी वो इनके पोर्टफोलियो में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कम है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई फ्लेक्सी कैप में आप कंटिन्यू कर सकते हो, वहां पे 6000 इन्वेस्ट करेंगे आप। और बाकी जो फंड्स हैं उनमें बदलाव की जरूरत है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में बंधन स्मॉल कैप 6000, इन्वेस्को लार्जर मिड कैप 6000, मल्टी कैप फंड रखेंगे हम कोटक मल्टी कैप, जहां पे आप 7000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और आखिर में आईसीआईसीआई प्रू लार्जर मिड कैप जहां पे 6000 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कुल मिला के 5 फंड्स। कोशिश हमने वो की है कि एक फंड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ना हो, बेटर क्वालिटी फंड हो, ताकि आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर सके। यहाँ से जितने मुमकिन हो सके हमने सवालों को शामिल किया है शो पर। हेमंत सर, आपने समय दिया और दर्शकों की पोर्टफोलियो की प्लानिंग की, शुक्रिया आपका। और जाते जाते मैं दर्शकों को छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स डाल सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करते हैं और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं। नमस्कार।